हमारे ग्लेशियर कहाँ पर ठहरे हुए थे, हमारी नदियों का पूरा फ्लो क्या था, हमारा आर्किटेक्चर क्या था। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण है ये कश्मीर का डल लेक है। लेकिन अगर आज आप उस लैंडस्केप को जाके देखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अलग दिखेगा। ये जो है ये देखने लायक है एंड वी हैव रिविजिटेड द प्लेस अगेन इन आवर मेमोरी लेन। नमस्कार, संडे टॉक के इस बेहद खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और यहाँ पर एक नायाब प्रदर्शनी जो लगी हुई है वो अपने आप में एक अनमोल खजाना है। 170 साल पुराना खजाना, क्योंकि ये पेंटिंग्स जो मेरे चारों ओर आप देख रहे हैं ये कोई एक दो दशक पहले नहीं बल्कि 170 साल पहले बनाई गई और किसी स्टूडियो में बैठकर नहीं बल्कि हिमालय की ऊंचाइयों को नापते हुए। इन्हें बनाने वाले कौन थे, ये किन परिस्थितियों में बनाई गई, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा अगले कुछ मिनटों में। ये बहुत ही खास एपिसोड है, आखिर तक रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये पेंटिंग पहली बार, इतिहास में पहली बार जर्मनी के म्यूनिक में जो अल्पाइन म्यूजियम है वहां से बाहर लाई गई है। जाहिर तौर पर एक रेप्लिका के रूप में, लेकिन इससे पहले कभी जर्मनी के बाहर इन पेंटिंग्स की प्रदर्शनी नहीं लगी। आप जानना चाहते होंगे आखिर वो कौन शख्स हैं जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई। तो मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी की बात है जब तीन जर्मन भाइयों हर्मन एडोल्फ और रॉबर्ट श्लागेनट्वाइट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत और उच्च एशिया में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अभियान चलाया। श्लागेनट्वाइट भाइयों या श्लागेनट्वाइट भाइयों, उच्चारण की शुद्धता पर अगर ज़्यादा ध्यान न दिया जाए तो उन्होंने ये अभियान 1854 से 1857 के बीच चलाया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अभियान था जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसमें उन्होंने हिमालयी ग्लेशियरों का अध्ययन किया। जितने हिमालयी ग्लेशियर हैं उनका अध्ययन किया, जो भारत में पश्चिम से पूर्व तक जो हिमालय फैला हुआ है उसमें भी और उच्च एशिया के इलाकों में भी वो ग्लेशियरों का अध्ययन करने गए। कितनी महत्वपूर्ण बात है आज जलवायु परिवर्तन के लिहाज से, इस बारे में भी आगे मैं आपको बताऊंगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन ग्लेशियरों को पार करते हुए ये तीन भाई जो हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताया था कि हर्मन एडोल्फ और रॉबर्ट श्लागेनट्वाइट, ये तीन भाई पहले यूरोपीय बने जिन्होंने कुनलुन पर्वतमाला को पार किया। ये जितने भी चित्र हैं 77 पेंटिंग्स हैं जिनको कि रिप्रिंट करके इंडिया में मंगाया गया है। और इसका सपना 2016 में शेखर पाठक जी ने, जब वो पहली बार इनको चित्रों को देखने के लिए वहाँ एक अल्पाइन म्यूजियम म्यूनिक में गए थे लेक्चर देने के बाद, तो उन्होंने सपना देखा कि क्या ये चित्र जो हमारे मध्य हिमालय क्षेत्र के हैं कभी हिंदुस्तान में दिखाए जा सकते हैं। तो आप देखिए पिछले 10 सालों से ये प्रयास चल रहे हैं और पिछले 3 महीनों से लगातार फिर इसमें काम हुआ है। इस प्रदर्शनी के मुख्य आयोजकों में फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन, अल्पाइन म्यूजियम म्यूनिक और उसके साथ साथ नैनीताल स्थित पहाड़ जो एक नॉन प्रॉफिट है जिसे पर्यावरण पर और हिमालय के आधुनिक इतिहास पर रिसर्च कर रहे शेखर पाठक चलाते हैं, उसका प्रमुख योगदान है, या कह सकते हैं कि वो इसके प्रमुख आयोजकों में हैं। डॉक्टर पाठक, की बहुत दिलचस्प कहानी है कि ये प्रदर्शनी कैसे दिल्ली तक पहुंचती है, वो कहानी बताएं दर्शक। वो कहानी ये है कि 1615 में जब श्लागेनट्वाइट ब्रदर्स के 160 ईयर्स हो रहे थे तो इन्होंने मुझे बर्लिन बुलाया, अपनी यूनिवर्सिटी में लेक्चर कराया। फिर उसके बाद ये वहाँ ले गए मुझे म्यूनिक। तो म्यूनिक में जो अल्पाइन्स म्यूजियम है वहाँ जो आयोजन हुआ उसमें मुझे बोलने के लिए कहा गया पंडित नैन सिंह रावत पर। तो मैंने वो बोला वहाँ। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस मौके पर बहुत बड़ी एग्जीबिशन वहाँ लगी हुई थी। उस एग्जीबिशन में ये सब चीज़ों के कुछ चीज़ें वहाँ लगी हुई थी। फिर जो एथनोलॉजिकल जो मटेरियल था वो बहुत था। अब वो मैं देखा तो जैसे पहाड़ी में रणी जाना कहते हैं ना, कि हमने कहा हमारे नैनीताल, लद्दाख, यहाँ अपना कंचनजंगा, हाँ पूरा हिमालय, नक्शा इतना बड़ा, वो नक्शा बल्कि गिफ्ट दिया उन्होंने। तो मैंने कहा ये सब ये हमारे यहाँ लगना चाहिए इंजेक्शन। जिस इलाके में इन्होंने भ्रमण किया वो इलाके का हम प्रदर्शनी हमारे देश में होनी चाहिए। अब वो तो एक ड्रीम था इनके मन में डाल आया। तो हरमन ने और इनके साथियों ने, स्टेफनी ने पिछले 10 साल में
इसको धीरे धीरे विकसित किया और पिछले साल हमें बताया कि ये कर दिया हमने, और इस तरीके से यहाँ आए। तब तक कैमरे का आविष्कार बस हुआ ही था, वो शैशवावस्था में था और आज की तरह नहीं था जैसे डिजिटल कैमरा हमारे पास हैं जिससे ये शूट किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर ज़्यादातर काम उन्होंने वैसे ही किया जो उस वक्त जियोग्राफर करते थे, जो भी देखते थे उनके स्केच और पेंटिंग बनाते थे। तो ये सारी नायाब जो उनकी स्मृतियाँ हैं वो भी पेंटिंग के रूप में ही दर्ज की गई। इस एग्जीबिशन को देखते हुए जहाँ पे इतने इमेजेस हैं, इतने चित्र हैं और नायाब चित्र हैं और हिमालय के ऊपर है, तो एक डॉक्यूमेंटेशन है ये। और जबकि भारतीय चित्रकला की धारा में आप देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। जो कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, मान लीजिए अकबरनामा है, अकबर के डॉक्यूमेंटेशन है, या धर्म के ऊपर आधारित चित्रों का डॉक्यूमेंटेशन है, लेकिन अपने आसपास की प्रकृति और जो महत्वपूर्ण उपस्थितियाँ हैं जैसे कि समुद्र है, जैसे कि हिमालय है, आप भारतीय चित्रकला में कहीं पे भी आप हिमालय का उल्लेख नहीं पाते। ये और है कि संविधान का जब चित्र बना है, जब नंदलाल बोस ने संविधान का चित्र बनाया तो संविधान में हिमालय का चित्र देखते हैं, मेरे ख्याल से इसके पहले इस तरह से कभी नहीं आया। ये जो जितने चित्र हैं वो 1855 के आसपास के, क्योंकि भारत में फोटोग्राफी का आना जो है 1850 के आसपास हुआ। और साथ ही साथ जो रियलिस्टिक काम कर रहे थे हिंदुस्तान की चित्रकला में पहली बार इतने व्यापक रूप से राजा रवि वर्मा कर रहे थे, उनका जन्म भी 1848 में। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड है जहाँ पे ये चित्र बनाए गए हैं जिस समय। इन जर्मन भाइयों के इस काम के पीछे जो एक शख्स थे उनके बारे में भी जानना ज़रूरी है, और वो थे 18वीं शताब्दी में जन्मे महान जियोग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हुम्बर्ट। इस प्रदर्शनी के क्यूरेटर फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन के प्रोफेसर हरमन क्रूट्जमैन बताते हैं कि हुम्बर्ट ने अपने जीवन में दुनिया की कई पर्वतमालाओं को देखा, कई पर्वतों को पार किया और नापा, लेकिन 18वीं शताब्दी के मध्य तक उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और जब मध्य एशिया और भारत के हिमालयी क्षेत्रों को नापने की बात आई तो उन्होंने ये जिम्मा इन 3 भाइयों को सौंपा। और जो एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे जर्मनी के हम्बोल्ट, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पत्र लिखा कि आप हम मिल करके सर्वे का, एक मैग्नेटिक सर्वेज का एक जॉइंट इंटरप्राइज डेवलप करते हैं जिससे दुनिया का एक बेहतरीन एटलस बन सके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने उसको जवाब नहीं दिया। तो उसका जो भाई था हम्बोल्ट का, ही वॉज मिनिस्टर इन प्रशियन गवर्नमेंट। प्रशिया माने उस जमाने का जो जर्मन एम्पायर था। उसने कहा सिफारिशें चलती हैं, मैं प्रशिया के राजा से इंग्लैंड की रानी को पत्र लिखवाऊंगा। उसने पत्र लिखवाया और वो चिट्ठी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी को आई। उन्होंने कहा कि महाराज आइए, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का भाई आ गया। और ये 3 भाई यहाँ आए और तीन भाइयों ने गजब का काम किया। काम इस संदर्भ में बड़ा महत्वपूर्ण है कि दे वर द फर्स्ट यूरोपियंस हु यूज्ड कैमरा इन हिमालय, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने एक मैसिव, उनका नक्शा हमारे कैटलॉग में देखोगे, एक बहुत बड़ी यात्राएं की उन्होंने। और हिमालय में तो कंचनजंगा से नॉर्थ ईस्ट से लेके, यानी कि मेघालय से लेके, जहाँ उनका एक तीसरा भाई जो बीच का भाई था, छोटा सा ही था अभी, उसकी हत्या कर दी गई, वहाँ तक उन्होंने पेंटिंग बनाई। इस प्रदर्शनी में मध्य एशिया और हिमालयी क्षेत्रों का एक पूरा इतिहास समेटा गया है। इसमें चाहे नैनीताल हो या कुमाऊं और गढ़वाल के दूसरे हिस्से हों, यहाँ के दुर्गम पास हों, केदारनाथ मंदिर हो उस दौर में जो जिस तरह का केदारनाथ दिखता था उसकी पेंटिंग आप यहाँ ये देख सकते हैं, या 1855 में जिस वक्त तो वहाँ गए थे उस वक्त का बद्रीनाथ कैसा दिखता है, यहाँ की झीलें कैसी दिखती हैं, पास कैसे दिखते हैं, जो दर्रे, उन सब को रिकॉर्ड किया गया है। ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब हम जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की बात करते हैं तो उस वक्त की तस्वीरें हमारे सामने आ जाती हैं जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई ही थी और ग्रीन हाउस गैस इमिशन का प्रभाव नहीं के बराबर था या बिल्कुल नहीं था तब में, और आज से अगर हम इन्हीं इलाकों को कंपेयर करें तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मेरे लिए ये जो एग्जीबिशन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये आपको पास्ट, प्रेजेंट और एक जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज, जिस तरीके से इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं सेटलमेंट में, उस सब का एक ग्लिम्स देता है कि पहले जो समाज था, जो कल्चर था, जो वहाँ के घर थे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कैसा था और अभी के टाइम पे किस तरीके से चेंज हुआ है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे केदारनाथ की कई सारी पोर्ट्रेट्स लगी हुई हैं, लद्दाख की लगी हुई हैं, उत्तराखंड की बहुत सारी जगहों की लगी हुई हैं, लेकिन अगर आज आप उस लैंडस्केप को जाके देखेंगे
तो वो आपको बहुत ज़्यादा अलग दिखेगा। तो एज अ रिसर्चर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है ये समझने के लिए कि ये बदलाव पिछले 100 सालों में कैसे आया है और उसके क्या इफ़ेक्ट हैं। इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण है, ये कश्मीर का डल लेक है। तो ये जो डल लेक की पेंटिंग आप यहाँ देख रहे हैं, ये जर्मनी में भी अभी तक के किसी म्यूजियम में नहीं दिखा गई है, ये पहली बार यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। और इसी दिशा में एक और पेंटिंग है जो कि ये खासा हिल्स की है, ये भी अभी कभी नहीं दिखाई गई है। ये देखिए उसमें इसमें साइंटिफिक जो आप टिग्नोमेट्री बोलते हैं उसका बैम्बू की डंडियों से बनाया गया है। मैंने काफ़ी 2 दशक तक नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है और ये जो नागा, खासी, गारो और सिक्किम के हाउसेज दिखाई देते हैं, दीज आर पार्ट नाउ हिस्ट्री एक्चुअली। और इतनी अच्छी मेमोरी हो रही है, इनके हेरिटेज, इनकी हिस्ट्री, इनका कल्चर। नाउ एवरीथिंग हैज़ गॉट मॉडर्नाइज, पर ये जो है ये देखने लायक है। एंड यू नो दीज फोटोग्राफ्स हैव we have revisited the place again in our memory lane. और इन पेंटिंग्स का महत्व आज की इसमें क्या सबसे बड़ा ये है कि ये पेंटिंग्स उस जमाने के लैंडस्केप को हमारे सामने रखते हैं। जी। उस जमाने का जो पुल है वो कैसे होते थे वो हमारे सामने रखते हैं, ब्रिज कैसे होती थी, ब्रिज मेकिंग कैसे होती थी। उस जमाने का एक सबसे मज़ेदार बात यह है कि पूरा लैंडस्केप कैसे थे, लेक्स कैसी थी, नदियाँ कैसी थी, मिएंडरिंग कैसे हो रही थी, सघनता कैसी थी, ये ग्लेशियरों में बर्फ़ कितनी थी। ये नंदा देवी है, देखिए ये बर्फ़ का वो दिखाई दे रहा है, ये आपका पिंडारी ग्लेशियर दिखाई दे रहा है। तो ये एक रेफरेंस जैसे पॉइंट है कि 1854, 55, 56 के दौर में हमारे ग्लेशियर कहाँ पर ठहरे हुए थे, हमारी नदियों का पूरा फ्लो क्या था, हमारा आर्किटेक्चर क्या था। दोस्तों यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है कि 2 बड़े भाइयों हरमन और एडोल्फ ने उस वक्त इन चीज़ों को जो देखा, इन जगहों को, उनकी पेंटिंग और स्केच बनाए। लेकिन तीसरे भाई जो रॉबर्ट थे वो टेक्नोलॉजी के साथ शायद ज़्यादा कंफर्टेबल रहे होंगे और उन्होंने उस वक्त जो कैमरा नया नया आया था और आज के कैमरों की तरह नहीं था, काफ़ी विशाल कैमरा था जो बहुत कुछ नहीं कर सकता था, उस कैमरे के ज़रिए कुछ तस्वीरें खींची। लेकिन वो तस्वीरें रंगहीन थी, इसलिए उनमें रंग भरना, उनको शार्प करना, स्केचिंग और पेंटिंग करने का काम फिर दोनों बड़े भाइयों ने किया। So the middle of the 19th century is the period when most of the documentation of geography was done by sketching the areas and by making images with color pencils and filling this and watercolors and oil paintings. That was the documentation. 19वीं सदी के मध्य में भूगोल को स्केचिंग के जरिए ही डॉक्यूमेंट किया गया। भूगोलवेत्ताओं ने उस दौर में पेंसिल और वाटर कलर से चित्र और ऑयल पेंटिंग बनाई। लेकिन उसी समय फोटोग्राफी की शुरुआत भी हो रही थी। तो जहां 2 भाई पेंसिल और रंगों से काम पर लगे, वहीं तीसरा छोटा भाई फोटोग्राफी करने लगा। इसलिए हमें कई बार इनके काम में एक मिश्रण दिखता है, जहां ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स को पेपर पर चिपकाकर उन पर रंग भरे गए और ड्राइंग बनाई गई। Some have a basis of a photograph, of a black and white photograph, which was pasted to some paper and then afterwards was colored by using paint and stencils and make it in drawing. श्लागेंटवाइट भाइयों से जुड़ी एक और कहानी, एक बहुत ही दिलचस्प और मशहूर कहानी भारत के अन्वेषक पंडित नैन सिंह रावत की है। और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो इन भाइयों ने एक्सपीडिशन की, उनमें पंडित नैन सिंह रावत को अपने कुली के रूप में शुरू में उन्होंने भर्ती किया था। हमारे जो सर्वे के जो नायक बने भारत में, उनका कैरियर श्लागेंटवाइट ब्रदर्स के साथ एक कुली के रूप में हुआ। और वो कुली बनाने के लिए भी उसका भाई मानी तैयार नहीं था और बड़ी मुश्किल से दूसरे कजन ने उसमें मदद करी, तो वो कुली के रूप में उसको ले गया और उसने हफ्ते भर के भीतर इनका दिल जीत लिया, क्योंकि वो हर चीज़ में सीखने में बड़ा माहिर था। सेक्सटेंट का इस्तेमाल, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, सबको लेने में उसने हफ्ते भर में सब सीख लिया। और उनको और उसकी पहले कोई ट्रेनिंग नहीं थी? कोई ट्रेनिंग नहीं थी, वो तो कहीं पढ़ा लिखा ही था। वो स्कूल बाद में, मतलब ये संपर्क जो था उसका व्यक्तिगत रूप से सीखने का, प्रतिभा तो थी ना उसमें, और लिटरेट उस अर्थ में था वो, क्योंकि हर भोटिया हमारे यहाँ लिखना पढ़ना उस तरीके से जानता था, हिराब रखना, तिब्बती भाषा वो जानते थे। तो उसने इतना प्रभावित किया कि वो उसको इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। 1000 रुपया उस ज़माने में वो एडवांस देना चाहते थे परिवार के लिए, मंथली चलेगा, फिर आना, स्थल मार्ग से जाके फिर समंदर के मार्ग से उसको भेजना चाहते थे। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लगी ये प्रदर्शनी अब यहाँ से देश के दूसरे हिस्सों में जाएगी और हो सकता है कि ये आपके शहर में भी आए।
अगर ये आपके शहर में पहुंचती है तो आप खुद को भाग्यशाली समझिए और इसे देखने ज़रूर जाइए, वरना जिस शहर में भी लग रही है पता चले तो ज़रूर पहुंचिए, नहीं तो ये वीडियो तो आपके साथ है ही। इसलिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हितैषियों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए जो इस बारे में जानना चाहते हैं। आपको ऐसा लगता है, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, इस पर अपना कमेंट करें। हम कुछ आपको लिंक भी देने की कोशिश करेंगे जिनके ज़रिए आप अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हम चाहेंगे कि आप इको एंड एनर्जी टॉक के मेंबर भी बने। हम लगातार कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्वालिटी प्रोग्राम ला सकते हैं। अगर आप मेंबर बनेंगे तो उससे हमारा हौसला बढ़ेगा। हम जल्द ही एक नए वीडियो के साथ फिर आपके सामने होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।